वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स स्टक इन लव। ये कहानी रिश्तों की है और उनके उलझनों की है। ये फिल्म एक अमेरिकन रोमांटिक ड्रामा है। इसे लिखने और डायरेक्ट करने का काम किया था जॉश बूने ने। इसके साथ ही उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू भी थी। फिल्म में मुख्य रूप से जेनिफर कॉनली, ग्रेग किनियर और लिली कॉलिंस ने एक्टिंग की थी। इसके IMDb रेटिंग की बात करें तो वह 7.2, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। कहानी की शुरुआत होती है बिल से। वो एक नॉवलिस्ट है और साथ में पार्ट टाइम टीचर भी। पर आजकल वो बड़ा स्ट्रगल कर रहा है और इसकी वजह है उसकी वाइफ एरिका, जो कि उसे छोड़ चुकी है। एरिका ने एक कम उम्र के लड़के के लिए बिल को छोड़ दिया था और ये सब हुआ था 2 साल पहले। 2 साल हो चुके हैं इस बात को और अब तो बिल को इन सब से बाहर निकल आना चाहिए और अपने नॉवल पर फोकस करना चाहिए। पर नहीं, वो है जो अभी भी उन यादों में घिरा हुआ है। अक्सर वो एरिका की स्पाइंग करता है और साथ में उसके हस्बैंड मार्टिन की भी। कई बार वो प्रिटेंड करता है कि वो जॉगिंग कर रहा है, पर वास्तव में वो जासूसी कर रहा होता है। बिल के 2 बच्चे हैं, बेटा है रस्टी और बेटी है सैम। रस्टी हाई स्कूल का स्टूडेंट है। स्कूल में उसे अपनी क्लासमेट केट से प्यार हो गया है, पर वो उससे बात करने की हिम्मत कभी भी जुटा नहीं पाता। बिल की बेटी सैम बड़ी सिनिकल है। वो कॉलेज स्टूडेंट है। उसे प्यार व्यार में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसके साथ ही उसे प्यार से डर भी लगता है। वो कभी भी प्यार में पड़ना नहीं चाहती, इसलिए अक्सर वो लड़कों के साथ वन नाइट स्टैंड और हुकअप कर लिया करती है। वो ये सब उन लड़कों के साथ करती है जिन्हें वो अपने से कम इंटेलिजेंट पाती है। बिल ने अपने दोनों बच्चों को बचपन से ही राइटर बनाने का ख्वाब देखा है, इसलिए उसने इनकी परवरिश भी बिल्कुल वैसे ही की है। आज थैंक्स गिविंग के मौके पर जब डिनर चल रहा था, तब सैम ने अनाउंस किया कि उसकी पहली नॉवेल एक्सेप्ट हो गई है पब्लिकेशन के लिए। ये सब सुनकर बिल बड़ा रोमांचित हो उठा, पर बहुत जल्द उसका जो रोमांच था वो गायब हो गया। सैम ने उसे बताया कि ये वो नॉवेल नहीं है जिस पे वो मदद कर रहा था, बल्कि इस नॉवेल को उसने खुद ही लिखा है। थैंक्स गिविंग के मौके पर एरिका ने अपने दोनों बच्चों को बुलाया था। हालांकि रस्टी गया, पर सैम ने जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मेरी माँ ने मेरे पिता को धोखा दिया है और इसलिए मैं कभी भी अपनी माँ के साथ नहीं जाऊँगी। इस कहानी में लू भी है, जो सैम को पसंद करता है। आज बार में वो बार बार उससे बात करने की कोशिश कर रहा था और साथ में वो उसे रोकने की भी कोशिश करता है कि वो और लोगों के साथ हुकअप ना करे। पर सैम हमेशा लू को दरकिनार कर देती है। उसे प्यार से डर लगता है, इसलिए वो उसकी कोई केयर नहीं करती। पर आज बार बार लू के ज़िद पर उसने उसके साथ कॉफ़ी पीने की हामी भर दी है। किसी तरह लू ने सैम को मना लिया है इन सब के लिए। जब ये मिले तब आपस में दोनों अपनी फेवरेट बुक्स के बारे में बात कर रहे थे। सैम को ये जानकर सरप्राइज़ हो रहा है कि उसके और लू के टेस्ट लिटरेचर में बिल्कुल सिमिलर हैं, पर वो किसी भी रिश्ते में पढ़ना नहीं चाहती, इसलिए वो यहाँ से भाग गई। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक लू ने राइटिंग सेमिनार को अटेंड नहीं किया। सैम जब यहाँ आती है तो उसे ढूंढती है। अब जब वो पिछले कई दिनों से उसे देख नहीं पा रही, तो उसने उसकी खोज करनी शुरू कर दी। फाइनली वो उसे मिला उस घर में जहाँ वो अपनी माँ की देखभाल करता है और उसकी माँ की तबीयत अक्सर ख़राब रहती है। बहुत जल्द वो इस दुनिया को छोड़ने वाली है। ये सब देखकर सैम बड़ी इमोशनल हुई है और अब वो लू के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखने लगी है और इसके साथ ही अब वो उसके साथ डेट पर जाने के लिए एग्री हो गई है। डेट पर इन्होंने एक दूसरे की हॉबीज़ के बारे में डिस्कस किया, लिटरेचर के बारे में डिस्कस किया। सैम ने लू को अपनी नावल के बारे में बताते हुए कहा, मैंने अपनी नावल में जिस मेन कैरेक्टर का जिक्र किया है वो अपनी माँ को देखती है, जो कि किसी और के साथ एक बीच पर इंटीमेट हो रही है। पर वास्तव में उस समय मैंने अपनी माँ एरिका और मार्टिन को इमेजिन किया था। मेरे नावल में मार्टिन वरीड होता है और कहता है कि बिल शायद उसे देख लेगा। इस पर एरिका कहती है, मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं। इसके बाद सैम ने लू के फेवरेट सॉन्ग को सुना। ये गाना सुनते हुए वो रोने लगी। उसने कहा, मुझे हमेशा दिल टूटने से डर लगता है। मैंने अपने पिता को देखा है, वो कितने उदास थे जब माँ ने उन्हें छोड़ा था, और एक मेरी माँ थी जिन्होंने कभी भी उनकी फिक्र नहीं करी। मैं ये सब अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखना चाहती और इसलिए मुझे प्यार से बहुत डर लगता है। लू ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, मैं कभी भी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को किस किया। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि रस्टी अपने स्कूल में एक पोएम पढ़ रहा है जो कि एक एंजल के बारे में है। सभी उसके पोएम पढ़ने के अंदाज को देख रहे थे। घर पर बिल ने रस्टी के जर्नल को पढ़ लिया, पर रस्टी ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। उसे बड़ा गुस्सा आया अपने पिता पर। उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि उसके बिना कंसेंट से उसके पिता ने उसके जर्नल को पढ़ा। बिल ने कहा, एक अच्छा राइटर बनने के लिए तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ एक्सपीरियंसेस की ज़रूरत है। बिना एक्सपीरियंस लिए तुम राइटर कभी नहीं बन पाओगे। इस समय रस्टी ने उनकी बातों को कोई तवज्जो नहीं दी है। आज केट के बॉयफ्रेंड ग्लेन ने एक पार्टी थ्रो की है। रस्टी और उसके दोस्त जेसन ने इस पार्टी में घुसने के लिए ब्राइब किया। रस्टी ने छुप कर देखा कि केट जेसन के साथ कोकीन ले रही है।
उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब वो यहाँ से जाने को ही था जेसन को लिए कि तभी उसने देखा कि ग्लेन और केट आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं। थोड़ी देर में ग्लेन ने केट को ज़ोर से धक्का दिया और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। रस्टी तुरंत यहाँ पहुँचा और उसने ग्लेन को जोड़ का पंच मारा और जेसन के साथ केट को लिए यहाँ से चला गया। केट को कुछ चोटें आई हैं, अब वो अपने घर नहीं जा सकती, इसलिए रस्टी उसे अपने घर ले आया। यहाँ केट ने उससे पूछा, उस दिन जब तुम पोएम पढ़ रहे थे और एंजल की कहानी सुना रहे थे तो क्या वो एंजल मैं थी? रस्टी ने कहा हाँ। ये सुनकर केट बड़ी इमोशनल हुई और उसने उसे किस किया और इस तरह इन दोनों का रिश्ता अब शुरू हो गया है। अब दोनों ने एक दूसरे को प्यार करना शुरू कर दिया है। आज क्रिसमस के मौके पर दोनों इंटीमेट हुए एक दूसरे के साथ और प्रॉमिस किया है कि वो इस पल को हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखेंगे। इसके बाद रस्टी ने केट को अपनी फेवरेट नॉवेल इट को दिया है। ये नॉवेल दरअसल स्टीफन किंग की है जो 1986 में छपी थी। बदले में केट ने भी उसे अपनी फेवरेट एल्बम गिफ्ट की है। पर इन सब में केट दरअसल स्ट्रगल कर रही है अपनी ड्रग एडिक्शन की वजह से। आज वो रस्टी के साथ एरिका के घर पे पहुंची है। यहाँ वो इस घर में मेडिसिन कैबिनेट से कुछ ड्रग्स चुराने की कोशिश कर रही थी, पर तभी यहाँ पर एरिका का आना हुआ और इस तरह केट ने अपना आइडिया चोरी करने का ड्रॉप कर दिया। इधर बिल का मेलजोल बढ़ गया है अपने शादीशुदा पड़ोसी ट्रिसिया से। उसके साथ अक्सर वो जॉगिंग करने जाता है, पर वो अभी भी एरिका को पाना चाहता है। वो अक्सर उदास हो जाता है अपनी फील्ड मैरिज को लेकर। क्रिसमस के मौके पर शॉपिंग करते हुए उसने एरिका को देखा। वो उसके पास गया और एक कॉफ़ी पीने की रिक्वेस्ट करने लगा। किसी तरह एरिका ने उसकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। बिल ने कहा, तो मुझे एक और मौका दे दो, मैं एक अच्छा हस्बैंड बन के दिखाऊंगा। इस समय एरिका ने बिना जवाब दिए ही यहाँ से चले जाना उचित समझा। ट्रिसिया जब बिल से मिली तब उसने कहा, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करना चाहिए। इसके साथ ही उसने उसकी हेल्प की अच्छा ड्रेस खरीदने में और साथ में एक ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल बनाने में। जब वो डेट पर जा रहा था तब रास्ते में एरिका का घर आ गया। वो खिड़की के पास गया, या उसने छिप कर देखा एरिका इस समय एक बुक पढ़ने में व्यस्त है। यहाँ उसने अपना वेडिंग रिंग रख दिया और जाने लगा। वो एरिका को दिखाना चाहता है कि अब वो उससे मूव ऑन कर चुका है, पर अगले ही पल उसने ध्यान दिया कि वो उसी की लिखी नॉवेल में से एक नॉवेल को पढ़ रही है। ये सब देखकर बिल का दिल फिर से पिघल गया और उसने वापस से उस रिंग को उठा लिया। कुछ दिनों के बाद सैम ने एक पार्टी थ्रो की है। दरअसल वो अपने बुक के लॉन्च को सेलिब्रेट करना चाहती है। यहाँ पर बिल ने एक स्पीच दिया। इस स्पीच में उसने बताया कि एक राइटिंग का प्रोसेस क्या होता है। वो इतना सक्सेसफुल राइटर है कि वो जो कुछ भी कहे सब उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। यहाँ उसने अपनी फेवरेट बुक का भी जिक्र किया जिसका नाम था व्हाट वी टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट लव। यहाँ लू ने एरिका को इनवाइट किया था। एरिका यहाँ आई तो सही, पर वो बड़ी अनकम्फर्टेबल थी और साथ में वो लोगों से बातचीत करने में अब खुद को अवॉइड कर रही थी। जब बिल उससे मिला तब उसने सैम से उसे बात करने को इनकरेज किया। आफ्टर ऑल वो उसकी बेटी है। इन माँ बेटी के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे। सैम हमेशा अपनी माँ से नफरत करती है और इसकी वजह है उसके पिता। जब भी अपने पिता को स्ट्रगल करते हुए देखती है अपनी लाइफ में, तब वो अपनी माँ को कोसती है। एरिका सैम के पास गई उसकी नॉवल पर उसके साइन लेने के लिए। हालांकि सैम ने इस पर साइन कर दिया, पर ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो अपनी माँ को जानती ही नहीं। यहाँ रस्टी ने सैम से केट को मिलाया। सैम उससे मिलकर बड़ी खुश हुई है। उसने उसे शैम्पेन ऑफर की। उसे नहीं पता था कि केट एक ड्रग एडिक्ट है। बाद में इस पार्टी से ग्यूस धोखे से केट को यहाँ से ले गया। जब रस्टी ने उसे ढूंढना शुरू किया और जब वो नहीं मिली तब सभी निकल पड़े केट को ढूंढने ग्यूस के घर। यहाँ उन्होंने देखा कि केट उसके बेडरूम में पड़ी हुई है बेहोशी की हालत में। रस्टी के पिता बिल को बड़ा गुस्सा आया ग्यूस पर इस समय उन्होंने केट की केयर करनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझी। उन्होंने बेहोश केट को कार में बिठाया। रस्टी सैम पर बड़ा गुस्सा था। उसने कहा, तुमने उसे शैम्पेन क्यों ऑफर की जबकि वो ड्रग एडिक्ट है? सैम ने कहा, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। यहाँ पर रस्टी काफ़ी भावुक हुआ ये सोचकर कि उसकी गर्लफ्रेंड केट के साथ पता नहीं कि उसने क्या किया होगा। ये सब सोचकर उसका दिल टूट गया है। इस गम में उसने अल्कोहल लेना शुरू कर दिया है। अब वो अक्सर रात को ड्रिंक करके घर आता है। एक कन्वीनियंस स्टोर पर जब वो जेसन के साथ था तब वहाँ उसने ग्लेन को देखा। वो उसके पास गया, पर ग्लेन ने उसे बहुत बुरी तरह मारा। इन सब में केट को एक रिहैब में ले जाया गया है। रिहैब से केट एक लेटर लिखती है रस्टी को। वो लिखती है, मैं इस समय अपने लत से परेशान हूँ और मुझे ये भी पता है कि इन सब में अगर निकलने में कोई मदद कर सकता है तो मैं खुद हूँ। मुझे उम्मीद है कि एक न एक दिन मैं तुम जैसे लड़के के काबिल बन जाऊँगी। बिल ये देख पा रहा है कि उसका बेटा रस्टी कितनी तकलीफ़ में है। उसने उसे कहा, अब तुम्हें ज़िंदगी में वो एक्सपीरियंसेस मिल गए हैं जो तुम्हें राइटिंग में काम आएंगे। अब तुम एक सक्सेसफुल राइटर बन जाओगे। रस्टी ने पूछा, क्या आपने भी माँ के साथ जो हुआ उस इंसिडेंट से इंस्पायर होकर
उसे अपनी राइटिंग में इस्तेमाल किया था। हालांकि बिल ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, पर उसका चेहरा पढ़कर रस्टी सब कुछ समझ गया। इन सब के बाद रस्टी ने एक स्टोरी लिखी है जिसका नाम है आई हैव जस्ट सीन अ फेस। ये स्टोरी इतनी अच्छी है कि सब ने इसको अप्रिशिएट किया है। थोड़े दिनों के बाद स्टीफन किंग का उसे फ़ोन आया। स्टीफन ने कहा, तुम्हारी कहानी तुम्हारी सिस्टर सैम ने मुझे भेजा था और हम इसे द मैगजीन ऑफ फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन में पब्लिश करने जा रहे हैं। ये सब सुनकर रस्टी बड़ा खुश हुआ है। अब उसकी ज़िंदगी भी बदल गई है। कहीं ना कहीं वो इसका क्रेडिट केट से उसका जो दिल टूटा उसे भी दे रहा है। कुछ दिनों के बाद जब बिल सैम के साथ बैठा था तब उसने कहा, एक बार जब मैंने एरिका को 6 महीने के लिए छोड़ दिया था तब तुम बहुत बच्ची थी, पर 6 महीने के बाद जब मैं वापस आया तब एरिका तब भी मुझे प्यार करती थी और इस पूरे 6 महीने के टाइम में वो मेरा इंतज़ार करती रही। तब मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि अगर उसने कभी मुझे छोड़ा तो मैं भी उसे सेकंड चांस दूंगा। ये सब सुनकर सैम इमोशनल हो गई। कुछ दिनों के बाद एक बुरी खबर आई है, लू की माँ का देहांत हो गया है। सैम ने देखा कि लू कितनी तकलीफ से गुजर रहा है। अब वो समझ पा रही है कि एक माँ को खोना कितना तकलीफदेह होता है। इस क्रम में पहुंची एरिका के पास और उसे माफ़ी मांगी अपने किए की, और इस तरह अब दोनों माँ बेटी साथ में हैं। इन सब में 1 साल बीत गया है। हर साल थैंक्स गिविंग डे पर बिल एक कुर्सी एरिका के लिए छोड़ता है उसकी याद में। इस बार उसने ऐसा नहीं किया। वो अब सबको बताना चाहता है कि वो इन सब से मूव ऑन कर चुका है। यहाँ पर लू ने भी ज्वाइन किया है। सभी साथ में खाने बैठे ही थे कि घर की डोरबेल बजी। दरवाजे पर एरिका थी, वो भी इन सबको ज्वाइन करने आई है। आंखों में आंसू लेते हुए उसने पूछा, क्या यहाँ मेरे लिए भी जगह है? बिल ने उसका अच्छे से वेलकम किया और इस तरह उसने सबको ज्वाइन किया। सभी खाना खाने लगे। रस्टी ने अनाउंस किया, मेरी बुक अब पब्लिश होने जा रही है। सभी ने उस खुशी पर खाते हुए एक ड्रिंक पी। बिल ने अपनी लिखी हुई किताब वॉट वी टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट लव, इसमें से एक कोट को सभी के सामने सुनाया। इस कोट को सुनकर सभी ने अपनी अपनी दिल की धड़कनें महसूस की और इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो गई। रिश्ते अक्सर हमें संभालते हैं और अक्सर हमें तकलीफ भी देते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे ये रिश्ते ही हैं जिनके साथ हम जीते हैं और इन्हीं के बीच हम इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।